राजौरी कस्बे में दफा 144 के तहत सख्त पाबंदियां आयद। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए लोगों को अपने घरों के अंदर रहने और दुकानदारों को दुकानें न खोलने का पुलिस ने किया ऐलान। पेशावर पुलवामा में फ्रूट ग्रोवर्स ने लगाया इल्जाम, कहा ईरान से दरामद किए जाने वाले सेब की वजह से कश्मीर के सेब की कीमतों में आ रही है गिरावट। सरकार से किया नजरसानी का मुतालबा। लिम्पी स्किन डिजीज की वादी में एंट्री, अब तक 1483 केसेस हुए बरामद। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने कहा कि वादी कश्मीर में हालात काबू में, बड़े पैमाने पर वैक्सीन मुहिम की गई है जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त आप प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं और न्यूज़ एट 6 का इस वक्त का शुमारा लेकर साहिल इकबाल आपकी खदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, आज भी न्यूज़ एट 6 में मुख्तलिफ खबरें आया चाहती हैं और ख़बरों का आगाज़ हम राजौरी से करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि राजौरी में कल देर गई ही सेक्शन 144 जो है लागू कर दिया गया है। आपको मुकम्मल खबर की तफसीलात बताते हैं। हुकाम ने जुमे को राजौरी कस्बे में दफ़ा 144 CRPC के तहत सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं। इतलात के मुताबिक पुलिस को अपनी गाड़ियों में ये ऐलानात करते हुए सुनाई दिया गया और लोगों को कहा गया कि वो अपने घरों के अंदर रहें और दुकानदारों को भी कहा गया कि वो अपनी दुकानें न खोलें। आपको बता दें कि सेक्शन 144 CRPC के तहत राजौरी में जो है पाबंदियां दो बरादरियों की तरफ से ज़मीन के एक टुकड़े पर दावे करने पर अमन व अमान की सूरत हाल के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए लगाई गई हैं। यही ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि तहसीलदार के हुक्म के मुताबिक अराजी को सेक्शन 145 CRPC के तहत मुंसलिक किया गया है और इसे SHO के सुपुर्दनामा या यूँ कहें कि हिरासत या निगरानी के तहत रखा गया है जब तक कानून की मजाज अदालत के जरिए केस का फैसला नहीं हो जाता। आइए इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजौरी में इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दिया। दरअसल दो ग्रुपों में एक जमीन को लेकर मामला सामने आया था, जहां एक जमीन पर दो ग्रुप क्लेम कर रहे हैं कि वो जमीन उनकी है और उसके बाद इंतजामिया ने वो जमीन पहले ही सील कर दी है और उसके बाद सील करने के बाद आज सुबह इंतजामिया की तरफ से राजौरी के अंदर दफा 144 नाफिज कर दिया है। दफा 144 के साथ ही राजौरी की कई गलियों के अंदर खारदार तारें बिछा दी गई हैं, किसी को बाजार के अंदर आने की इजाजत नहीं है। और राजौरी की जो मैं ये मंजर आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकार सिर्फ आपको नजर आएंगे। हालांकि राजौरी के अंदर दफा 144 नाफिज किया गया मगर हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे नजर आ रहे हैं, जहां किसी को भी मार्केट की तरफ आने की इजाजत नहीं है। वहीं पूरी तरह राजौरी के अंदर कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह ठप हैं। इस वक्त मार्केट का ये मंजर मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पूरी तरह मार्केट बंद नजर आ रही है और दफा 144 नाफिज किया गया इंतजामिया की तरफ से। हाल दफा 144 जरूर नाफिज किया गया मगर हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे राजौरी के अंदर नजर आ रहे हैं, जहां किसी को भी मार्केट के अंदर आने की इजाजत नहीं है क्योंकि इंतजामिया की तरफ से आज सुबह पहले ही टाउन के अंदर आने वाले तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म सादर किया गया और उसके बाद दफा 144 नाफिज कर दिया गया। राजौरी के अंदर इस वक्त दफा 144 के बाद हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे नजर आएंगे, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकार आपको मार्केट के अंदर नजर आएंगे। किसी भी शहरी को बाजार की तरफ आने की इजाजत नहीं दी जा रही और राजौरी की पूरी मार्केट बंद रखी गई और दफा 144 के बाद कई इलाकों में खारदार तारें बिछा दी गई हैं और राजौरी के अंदर आने। नाजरीन, अब ज़िला पुलवामा की बात करते हैं, जहां ज़िला पुलवामा के पचार फ्रूट मंडी में जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जो हिंदुस्तान भर में जो है ईरान से जो सेब आ रहे हैं
उसकी वजह से वादी कश्मीर के सेब की जो कीमत है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के पिशवार पुलवामा की फ्रूट मंडी में फ्रूट ग्रोवर्स ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ईरान से दरामद किए जाने वाले सेब की वजह से कश्मीरी सेब की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बाग मालिकान ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ईरान से आ रहे सेब की वजह से पिछले साल भी बाग मालिकान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोर्टेशन और बॉक्सिंग की जो पैकिंग है उसमें काफ़ी लागत आती है और फिर सही शरह न होने की वजह से मालिकान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि इस पर नज़रसानी की जाए ताकि बाग मालिकान को राहत की सांस जो है वो ले सके। आइए देखते हैं मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा अचगोज़ा मैं रहता हूँ। हमारा इस वक्त फ्रूट तैयार है। हमने इससे पहले भी दिल्ली में कैलाश चौधरी साहब को भी कहा, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब है, उसको भी कहा कि ईरान का सेब बंद करो। ये ग्रोवर इस वक्त बहुत परेशान है, खुदकुशी करने पर तैयार है। मरकजी सरकार टस से मस नहीं है। जो हमारी कश्मीर में पॉलिटिक्स पार्टियां हैं वो भी इस पर तवज्जो नहीं देते हैं। सिर्फ उनको अपने कुर्सी की लालच है, सिर्फ अपने एमएलए बनने की कोशिश करता है, मगर इस फ्रूट पे कोई जम्मू कश्मीर की चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पॉलिटिक्स पार्टी हो, ये इस पे तवज्जो नहीं देते हैं। हम ग्रोवर इस वक्त खुदकशी करने के लिए तैयार है। मरकजी सरकार से हमें मोतबाना गुजारिश है, फ्रूट पे पूरा ध्यान दे। नाजरीन, इधर श्रीनगर में महकमे सयाहत की तरफ से आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया और इस तकरीब में जो साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है उनको हरी झंडी दिखाई गई। आपको खबर की तफसीलात बताते हैं। सेक्रेटरी सयाहत जो सरमद हफीज़ है और उनके साथ डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज़्म GN इतू के हमरा आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इसमें साइकिलिस्ट आदिल तेली को मनाली के लिए TRC से हरी झंडी दिखाई गई और उनको रवाना किया गया। आपको बता दें कि आदिल 11 सितंबर को लेह से मनाली का सफ़र शुरू करेंगे और वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि 35 घंटे में तय हुआ था। इस बार आदिल इस फासले को 30 घंटे में तय करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आपको इससे पहले बता दें कि आदिल तेली वही साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने जो वादी कश्मीर से यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का सफ़र तय किया था और एक रिकॉर्ड कायम किया था और उसके बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जो है दर्ज किया गया है और आज एक फिर से नया रिकॉर्ड बनाने के लिए वो जा रहे हैं और इस पर आदिल ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, पहले तो मैं शुक्रिया अल्लाह ताला का करना चाहूँगा कि ये मेरा दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट है और जो लेह से शुरू हो रहा है और मनाली में फिनिश होगा। ये 475 किलोमीटर का इवेंट है और 475 किलोमीटर बिल्कुल कम है, लेकिन आप सब जानते हैं कि रोड कैसा है, बहुत ही हाई टेरेन है। ऑलमोस्ट 5 पासेस मुझे क्रॉस करने होंगे। जो सबसे हाईएस्ट पास होगा वो 5300 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली होगा, तो सारे 4000 के अबव पासेस है और मैं समझता हूँ कि रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है और बहुत ही मुश्किलात आने वाली है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैंने इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की है और मेरा जो ये इवेंट है आई थिंक इट्स अ वेरी हिस्टोरिक डे कि हमारे यहाँ सन ऑफ द सॉइल जो है आदिल तेली, ही इज़ अ ग्रेट साइकिलिस्ट। ये आज यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं ऑफ डूइंग लेह मनाली इन अबाउट 30 आवर्स। आज तक का रिकॉर्ड जो है वो कोई 35 घंटे का था and he is trying to achieve it in about 30 hours. I think it's a great thing. I wish him the best of luck. He is a great inspiration जो हमारे यहाँ हैं, यूथ है। आप जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर में साइकिलिंग का बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, माउंटेन बाइकिंग का, ऑफ रोड। और नाजरीन, अब बात करते हैं मवेशियों में चमड़ी की बीमारी जिसे लिम्पी स्किन डिजीज़ भी कहते हैं। आपको बता दें कि मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी अब इस बीमारी ने जो है दस्तक दी है और एक बड़ी जो तादाद में जो है केसेस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक एदाद शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में 1483 केसेस सामने आए हैं
और इस पर हमारे साथ बात करते हुए जो महकमे की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने हमारे साथ बात की है और उन्होंने कहा है कि अभी हालात वादी कश्मीर के जो हालात हैं वो काबू में हैं और इस पर काबू पाने के लिए जो हैं वो तमाम चीज़ें जो है कर रहे हैं और ख़ासकर वैक्सीन जो मुहिम है उसको ज़ोरों शोरों से चलाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है और इसके अलामात क्या कुछ हैं उस पर इन्होंने पहले से ही गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए बताया था और एक बार फिर से उन्होंने इस खास गुफ्तगू में क्या कुछ बताया है, आइए देखते हैं। आपको पहले भी जैसे बताया था कि ये LSD जो बीमारी है, लंपी स्किन डिजीज़ जिसको कहते हैं, ये इस समय बहुत ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। साथ साथ यहाँ भी इसका इफ़ेक्ट हुआ है, हालांकि बहुत कम है यहाँ इसका। अभी तक हम पिछले 20 दिन से देख रहे हैं, टोटल हमारे पास 1483 केसेस ही अभी तक पूरे वैली में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, बारामूला, कुलगाम और बड़गाम में सबसे ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं। बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम रिपोर्ट इसकी आई हैं। साथ साथ हमने ट्रीटमेंट के साथ साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है और अभी हम जहाँ पे एपी सेंटर है, जिस जगह पे हमारी किसी कैटल को LSD हो रहा है, उसके 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रेडियस में जितने एनिमल्स हैं उनको इन फर्स्ट फेज़ वैक्सीनेट कर रहे हैं। आज की डेट तक मैं आपको बताऊं कुछ 44,000 के करीब वैक्सीन हमारी हो चुकी है यहाँ और दिस प्रोसेस इज़ कंटिन्यू। हम साथ साथ वैक्सीन कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज रहें कि आप उनके भी लोगों को पता नहीं किस चीज़ से हम आइडेंटिफाई कर सकें हमारे जानवरों में ये बीमारी है, तो उनके लिए क्या? नहीं, वो तो पहले भी जिस तरीके से एडवाइजेज हमने दी हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, जिस हाई फीवर होता है, स्किन पे नोड्यूल्स दिखने लगते हैं, तो उस तरीके के अगर फीचर्स उनके एनिमल में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो वो इमीडिएटली जो भी उनका पास का वेटनरी सेंटर है वहाँ कॉन्टैक्ट करें, उनको वो ट्रीटमेंट भी देंगे, साथ साथ सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग भी करें। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं जो गोल्डन कार्ड है या जिसे हम आयुष्मान भारत सेहत कार्ड भी कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम सब जानते हैं कि गोल्डन कार्ड के तहत जो है करीबन 5 लाख तक का जो है इलाज गरीब लोग जो है करवा सकते हैं और इस कार्ड को अवेल करने के बाद आप किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं और ख़ासकर जो महलक बीमारियां होती है उनके चलते भी गरीब लोग जो हैं इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और करीबन 5 लाख तक रुपए की जो रकम आती है उसका जो है इलाज वो बिल्कुल मुफ्त करवा सकते हैं। लेकिन बहुत वक्त से ये ख़बरें जो है मौसूल हो रही हैं और ये बताया जाता है कि मुख्तलिफ़ अस्पतालों में किया क्या जाता है कि जो गरीब गुरबर लोग होते हैं उनसे इस कार्ड को जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और अगर कहीं पर एक्सेप्ट किया भी जाता है तो उन लोगों को बताया जाता है कि वो सबसे पहले जो इलाज पर खर्च होने वाली रकम है उसको अस्पताल में जमा करवाएं और उसके बाद जब गोल्डन कार्ड से वो रकम जो है उनकी कट जाएगी उसके बाद वो रकम जो है वहाँ से वसूल सकते हैं, यानी वापस ले सकते हैं। और मुख्तलिफ ऐसे केसेस आ रहे हैं, जबकि कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि जो आप इलाज करवाने वाले हैं, यानी जो सर्जरी हो या कोई और इलाज हो वो आप करवाने वाले हैं, तो उसके लिए ये जो कार्ड है वो वैलिड नहीं है, उस पर आप नहीं करवा सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप ये कार्ड देंगे तो इस पर 50% होगा वो आप अपने जेब से देंगे और 50% जो बाकी का पैसा होगा वो गोल्डन कार्ड से जो है वसूला जाएगा। इस पर हमारे सीनियर नुमाइंदे जो हैं इरफान फाजिल, उन्होंने खास नज़र रखी हुई है और इस पर मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ इरफान फाजिल साहब जुड़ रहे हैं। इरफान साहब, बताइएगा क्या कुछ मसला दरपेश आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोल्डन कार्ड के तहत जो गरीब और गुरबा लोग हैं उन्हें जो है फ़ायदा पहुंचाया जाता था और करीबन 5 लाख रुपए तक की जो सर्जरी हो या जो बीमारदारी हो वो उसका खर्चा जो है उठाया जाता था। लेकिन अब बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ अस्पताल डिनाई करते हैं गोल्डन कार्ड को और कुछ एक जो है ये भी कहते नजर आते हैं कि आप पहले जो है इसकी रकम जमा करवाइए, उसके बाद आपका इलाज होगा और फिर गोल्डन कार्ड से अगर आपका पैसा काटा जाता है तो आपको आपकी रकम जो है वो वापस की जाएगी। क्या है पूरी तफसीलात?
बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल। जहां तक गोल्डन कार्ड का ताल्लुक है और गोल्डन कार्ड के हवाले से हम देखते हैं कि एक सहायता कार्ड है, क्योंकि एक आम गरीब जो है खास तौर पर इस कार्ड का एक अच्छा खासा लाभ उठा सकता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस कार्ड को लॉन्च भी किया था और ये बताया था कि आम जनजीवन में जो बीमारियां हैं खास तौर पर एक गरीब की जो कि एफर्टलेस होती है, जिसे वो एफर्ट नहीं कर पाता है, खुसूसन अगर देखिए कुछ क्रॉनिक डिजीज होते हैं, क्रॉनिक सर्जरीज होती है, जिनका वो भरपूर फायदा इस कार्ड के जरिए उठा सकते हैं। और ये कार्ड अब घर घर तक जरूर पहुंचा है, मगर इस कार्ड के हवाले से हम देखेंगे तो कई सारी परेशानियां तीमारदार या बीमार हो उसको उठानी पड़ रही है। एक साइड से अगर प्राइवेट अस्पतालों को लेकर ही बात करें तो सबसे पहली जो खबर है वो यही आ रही है कि गोल्डन कार्ड की जब सर्जरी प्राइवेट अस्पताल में होती है, सर्जरी करने के बाद उस बीमार को 2 दिन और वहां पर ठहरना पड़ता है। इसकी क्या वजूहात है, ये आखिर क्यों है? क्योंकि इस तरह के जो फोन कॉल्स है वो हमें मौसूल हुई थी और अक्सर बेशतर मामला यहां पर पैसे का है, लेन देन का है। और जब हमने एक प्राइवेट अस्पताल तक इस कॉल को पहुंचाया था, हमने वहां के सीनियर सरबराह से बात की तो उनका मानना था कि डिपार्टमेंट के एंड से ही ये कार्रवाई है, डिपार्टमेंट के एंड से ही बताया गया है कि सर्जरी के बाद 2 दिन और उस तीमारदार को, उस बीमार को वहां रखा जाए। दूसरी बात अगर मैं बात करूं इस गोल्डन कार्ड को लेकर, आज गोल्डन कार्ड के हवाले से यही खबर मौसूल हो रही है, बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ साथ जब सर्जरीज सरकारी अस्पताल में होती है तो पहले इस कार्ड के हवाले से पैसा जरूर पूछा जाता है। यानी आज के दिन के ही हवाले से हम देखेंगे एक मेजर सर्जरी होने जा रही थी हार्ट को लेकर, जबकि मरीज को वहां पर एडमिट किया गया और उसके बाद उन्हें बताया गया कि 1,44,000 रुपए आप जमा करिए, उसके बाद गोल्डन कार्ड के जरिए यह पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा। मगर यहां पर सवाल यह बनता है, जब एक मारा दर की ठोकरें खाता हुआ गरीब अस्पताल पहुंचता है इस दूरंदेशी के साथ कि वो वहां पहुंचेगा, उसको वहां पर इलाज मिलेगा, उसकी सर्जरी वहां होगी और उसके पास गोल्डन कार्ड है, अगर इस तरह की नौबत उसे देखने को मिले तो कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज है, कह सकते हैं कि वहां लेन देन शायद पैसे का है या तालमेल क्या है, ये एक गरीब जो है बीमार नहीं समझ पाता है। अटेंडेंट्स का भी ये मानना है, खुसूसन आजकल के दौर में गोल्डन कार्ड के हवाले से प्राइवेट अस्पतालों में भी लेन देन के मामला चलने लगे हैं। यानी गोल्डन कार्ड अगर आप देंगे, जब तक आपका गोल्डन कार्ड की रकम मुकम्मल तौर पे पूरी नहीं होगी तब तक उस मरीज को या तब तक उस बीमार को वहां पर ही ठहरा जाता है। यानी कह सकते हैं कि एक साइड से सहायता सरकार की तरफ से, जिसमें खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि ये गरीब के जनजीवन को लेकर, उसकी बीमारियों को लेकर खास तरह एक सहायता है, सहायतापूर्ण है। मगर दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, इस वक्त लगातार शिकायतें यही मौसूल हो रही है कि गोल्डन कार्ड का सही इस्तेमाल सरकारी सतह पर या प्राइवेट सतह पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज शिकायतें मौसूल हो रही हैं। इरफान, यहां पर आपको रोकना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, सर्जरी करवानी जरूरी है, तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि एक सर्जरी होने वाली थी और उनको रोका गया, तो खासकर अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है खास तौर पर गरीब और गुरबा लोगों के लिए बनाया गया और वो लोग अमूमन हम देखते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनको इस बात की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो क्या अगर एक गरीब गुरबा अस्पताल में जाता है और उसे इमरजेंसी है किसी सर्जरी की और उसे फिर कहा जाता है कि आप अपने पैसे जमा करें या ये लवाजमात पूरे करें, तो किस तरह से वो अपनी लवाजमात पूरी कर सकेगा? देखिए साहिल, सबसे पहले एक कंफ्यूजन है जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर करना चाहिए या खासतौर पर सरकार को क्लियर करना चाहिए। ये जो गोल्डन कार्ड है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आयुष्मान भारत के हवाले से हम बात करें, जिनकी रीच एंड रेलिवेंसी इस कार्ड के साथ है, जब ये कार्ड अस्पताल में प्रोड्यूस किया जाता है तो वहां पर एक साहब बोलते हैं कि इसका जो इदारा है कहीं और है, यानी पहले आप वहां जाइए, वहां पर एप्लीकेशन डालिए। दूसरी साइड से ये बोला जाता है आप पैसे पहले ही डिपॉजिट कीजिए। तो अब मुझे बताइए, वो गरीब इंसान जिसके पास दर की ठोकरें खाने के बाद वो अस्पताल पहुंचता है, सरकारी अस्पताल पहुंचता है ताकि वहां उसको इलाजो मालजे मिले, अगर उसके बाद भी उसको ये बताया जाए कि पहले उसको आपको लाखों रुपया डिपॉजिट करना है, उसके बाद ये पैसे का जो लेन देन है या ये पैसा जो है वापस मिलेगा, तो कहां क्लियरेंस विंडो है, कहां वो ओपन विंडो है, कहां वो ओपन डोर पॉलिसी है जहां पर एक आम तौर पर डायरेक्टली पेशेंट पहुंच सकता है, जिसके लिए सरकार को इकदाम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं इरफान फाजिल, उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड की जो सहूलियत है उसे अगरचे इसलिए बनाया गया था जो गरीब और गुरबा लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें और मुफ्त में जो है अपनी बीमारदारी जो है, जो इलाज मुआलजा है वो करवा सकें, लेकिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक एमरजेंसी के वक्त में लोगों को ये भी बताया जाता है कि आप अपने पैसे जो हैं पहले जमा करें और उसके बाद आपका इलाज किया जाएगा, और बाद में अगर आपके पैसे जो हैं गोल्डन कार्ड से कटते हैं तो आपको अपने पैसे जो हैं वो वापस कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल इस पर सरकार को देखने की ज़रूरत है और इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, इसको लोगों के लिए आसान बनाने की ज़रूरत है। चलिए नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं सियासत की। जम्मू कश्मीर की सियासत की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ एक महीनों से लगातार हम सियासत में उथल पुथल देख रहे हैं, और वहीं अगर बात करें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तो वो भी अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो जारी और सारी रखे हुए हैं, और आज भी इसी तरह की एक सियासी सरगर्मी हमें देखने को मिली। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अंदरकोट सुंबल में पार्टी कारकुनों का एक इजलास मुनक्कद किया था, जिसकी क़यादत JKPCC के ज़िला सदर और MC चेयरमैन सुंबल जहांगीर अहमद डार ने की, और इजलास में सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर जो डार है उन्होंने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारी के लिए कारकुनों को जो है ग्राउंड सतह पर काम करने की ज़रूरत है और उन्हें पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसके लिए उन्हें ज़ोर शोर से काम करना होगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, कल हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट साहब सज्जाद गनी लोन साहब ने शिरकत की, जिसमें हमें बुलाया गया था जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेसिडेंट को बुलाया, और उसमें कल एक ही हिदायत यही मिली कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, और हर एक गांव, हर एक तहसील में एक बॉडी बनाओ, चाहे तहसील बॉडी हो या ब्लॉक बॉडी हो या फिर हल्के की बॉडी है, वो बॉडियाँ बनाओ। नाज़रीन किराम, वादी कश्मीर की बात करें या बिलखुसूस शहर श्रीनगर की बात करें तो हम अक्सर बेशतर बाज़ारों में देखें या जो पार्क्स हैं वहाँ पर देखें तो हमें देखने को मिलती हैं जो गैर मुकामी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखने को मिलते हैं, और वो या तो कहीं पर भीख मांगते नज़र आते हैं या कहीं पर हम देख रहे हैं कि वो कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेचते नज़र आते हैं, कलम हो, पेंसिल हो, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बेचते नज़र आते हैं। और कई एक जगहों पर ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहाँ पर ये छोटे बच्चे जो हैं वो काम करते हुए भी नज़र आते हैं। और आपको बता दें कि ये वक्त जबकि ये वक्त उनके खेलने कूदने का है, पढ़ने लिखने का है, और इस वक्त इनसे जो है या तो भीख मंगवाई जाती है या तो इनसे मजदूरी करवाई जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो इसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर एक इदारा भी कायम किया गया है, और इसको जो है इनके लिए जो कवानीन हैं वो भी सख्त कवानीन जो हैं बनाए गए हैं, और इनकी देखभाल के लिए यानी जो अगर कहीं पर बच्चों को मजदूरी करवाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। और इस पर हाल ही में सरकार ने ये दावा भी किया है कि वो मुल्क भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी अब जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए सेंटर्स बना रहे हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाएंगे जहां पर ऐसे बच्चों को रखा जाएगा और उनकी तालीम जो है जारी की जाएगी। और इससे पहले भी ये दावे किए गए थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी इस तरह की कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। नाज़रीन किराम, आपको बता दूं कि खासकर शहर श्रीनगर की हम बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर सिग्नल्स पर देखें, गाड़ियों के आसपास देखें या फिर बाज़ारों में देखें, पार्क्स पर देखें, तो इस तरह के बच्चे जो है हमें देखने को मिलते हैं और जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो असल बात है वो ये है कि आखिर कौन लोग हैं जो इन बच्चों को वादी कश्मीर लाते हैं और इनसे यहाँ पर भीख मंगवाते हैं या इनसे मजदूरी करवाते हैं, क्योंकि इस पर जो है कानून ने सख्त मना किया है। नाज़रीन किराम, इस पर जो है मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे, और मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे श्रीनगर के नुमाइंदे फैसल रियाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैसल से हम जानना चाहेंगे
फैसल आप बताइए गا कि शहर श्रीनगर की हम खास तौर पर बात करें तो इस तरह के बच्चे जो हैं हमें मुख्तलिफ जगहों पर देखने को मिलते हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही जिक्र किया, पार्क्स हों या बाज़ार हों या फिर जो आस्तानी आलिया होते हैं वहाँ पर भी इस तरह के गैर मुकामी बच्चों जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखने को मिलते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन खुद भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये उम्र जो है उनके पढ़ने लिखने की है, खेल कूद करने की है, लेकिन उन्हें जो है वहाँ पर काम करवाया जाता है। तो बताइएगा किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं और ख़ास तौर पर कौन लोग हैं जो इन्हें बैरूनी रियासत से जम्मू कश्मीर की तरफ लाते हैं और इनसे यहाँ पर मजदूरी करवाई जाती है? देखिए साहिल, जिस तरह से आपने पहले ही कहा कि अगर हम बच्चों की बात करें तो इन बच्चों की इस वक्त की जो उम्र है वो 10 से ज़्यादा नहीं होगी, कई 12 या 14 तक की इनकी उम्र है और इनकी जो पूरी उम्र है वो पढ़ने लिखने की है। और जबकि पूरे मुल्क में राइट टू एजुकेशन इस वक्त चल रहा है और हर एक बच्चे को अपना तालीम हासिल करने का पूरा हक है। लेकिन जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे आए दिन सिग्नल्स पे, जियारतगाहों पे या चौराहों पे छोटे छोटे बच्चे देखे जाते हैं जो कि गाड़ियाँ साफ करते हैं, पेन्स बेचते हैं या कपड़ा बेचते हैं या बाकी कोई तो भीख भी मांगता है। लेकिन आज तक इन बच्चों के लिए कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी नहीं अपनाई गई, जबकि कुछ दिन पहले एक सर्वे भी किया गया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि उनके लिए उन्होंने तय किया था ICPS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की थी। और तो वैसे बच्चों की एक सर्वे किया गया और जिस सर्वे से पता चला कि जम्मू कश्मीर में भी करीबन 700 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो कि बगैर माँ बाप के, उनके माँ बाप जम्मू कश्मीर में है ही नहीं, वो बच्चे यहाँ पे हैं, भीख मांगते हैं, सड़कों पर रहते हैं और दिन रात वो सड़कों पर ही बैठे रहते हैं, जबकि उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन प्रोसेस नहीं है। और अगर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है भी तो वो रिहेबिलिटेशन पूरी तरह से नहीं हो सकती, जबकि कई डिपार्टमेंट्स इस मसले को देखते हैं, चाहे नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन वो भी इसलिए बना है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, ICDS हो या इसके बाद जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस मसले को देखते हैं। लेकिन आज तक ना ही कोई पॉलिसी बनाई गई क्यों इन बच्चों को यहाँ पे लाया जाता है, कौन इन बच्चों को लाया जाता है, क्योंकि हमने खुद मुशाहिदा किया है इन बच्चों को सुबह गाड़ियों में लाया जाता है और पर्टिकुलर स्पेस पे रखा जाता है, चाहे बाईपास की बात हो, लाल चौक की बात हो या जियारतगाह मसाजिद हो या बाकी हॉस्पिटल्स हो, वहां पे इनको रखा जा रहा है और ये लोगों से भीख भी मांग के लोगों को तंग भी करते हैं और इससे बड़ी बात इनको मजदूरी भी कराई जाती है, जबकि पूरी तरह से कानूनी तौर पर वो मना है। लेकिन आज कई साल गुजर गए जबकि कश्मीर में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है जहां पे बच्चे मजदूरी करते हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन आज तक एक बड़ी कार्रवाई इनके लिए नहीं की गई है। लेकिन कुछ टाइम पहले ये भी बताया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, जिस तरह से आपने हमारे नुमाइंदे, श्रीनगर के नुमाइंदे से सुना कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शहर श्रीनगर के चौराहों पर या पार्क्स हों या मसाजिद हों या खानकाहें हों वहाँ पर भीख मांगते नज़र आते हैं, और जबकि उनकी उम्र जो है पढ़ने लिखने की है और इस पर इंतज़ामिया अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर कौन लोग हैं जो इन लोगों को यानी इन बच्चों को बैरूनी रियासत से जम्मू कश्मीर के लिए लाते हैं और यहाँ पर मजदूरी करवाते हैं, आखिर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती हैं? तो नाज़रीन किराम, इसी खबर के साथ इस वक्त की जो न्यूज़ एट 6 है उसके शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान साहिल इकबाल को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।